আপনার এসেছে কি দেখেছেন? ঠিক আছে। सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। मैं उत्तर बंग आह्वान का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आज यहां आमंत्रित किया है। हमने योग के ऊपर कुछ बौद्धिक सुने हैं हमारे सह प्रांत कार्यवाह श्री तरुण पंडित और प्रांत प्रचार प्रमुख श्री साधन पाल के द्वारा, और उन्हीं में से कुछ बिंदुओं की चर्चा हम आज करेंगे। हम सबको मालूम है योग यानी जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही योग है। आज विश्व के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन कर रहे हैं। योग विश्व को भारत की एक देन है। हमारे देश में योग का चलन लगभग 5000 वर्षों से है। 5000 वर्षों पहले पतंजलि ने योग को एक सूत्र में पिरोया था। उन्होंने अष्टांग योग की बात कही थी, और योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के 5 उप अंग हैं: अहिंसा। अहिंसा हिंसा का विपरीत शब्द है। हिंसा दोनों हो सकती है, शारीरिक रूप से हिंसा या फिर मानसिक रूप से। इन दोनों के बारे में ही कहा गया है, हमें हिंसा नहीं करना है। दूसरा, सत्य। मन, कर्म और वचन, हमें केवल सत्य को ही अपनाना है। अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। इसे थोड़ा सा एक बड़े रूप में भी कहा गया है, हमें जहां से भी हमें जो भी मिल रहा है उसके लिए हमें कृतज्ञता का भाव रखना। हमें हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे देश से, यहाँ की संपदा से बहुत कुछ मिलता है, तो इन सभी से, पर्यावरण से, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हमें बहुत कुछ देते हैं। इन सभी के प्रति हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। यही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना। अपरिग्रह, मैं उतना ही संग्रह करूं, उतना ही संचित करूं जितना मुझे चाहिए। जो नहीं चाहिए उसके पीछे मैं नहीं भागूं। इसमें कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की बात कही गई है। यम को साधने के बाद हम आते हैं नियम पे। नियम के भी 5 उपअंग हैं: शौच, तन मन परिवेश, इन सब की शुद्धि। संतोष, मेरी खुशी किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। मेरी खुशी अंदर से आएगी, वही संतोष है। तब इसके लिए तो स्वामी जी ने कहा है, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हम तब तक किसी भी चीज को नहीं छोड़ें जब तक हम उसको पूरा नहीं कर लें। स्वाध्याय, किसी भी परिस्थिति में आत्मचिंतन करना। और अंतिम है ईश्वर प्राणिधान, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना, यही ईश्वर प्राणिधान है। यम और नियम के बाद योग का तीसरा अंग है आसन। आसन, हम
आज के दिन जो सबसे ज्यादा योग के बारे में जानते हैं वो आसन के बारे में ही है। इसमें हम जिस योग को ज्यादा करते हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी की बात कही गई है। ऐसे तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी। आसन का अर्थ कहीं से भी ये नहीं है कि हम अपने शरीर को कोई दंड दे रहे हैं, हम अपने शरीर को दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमसे कोई भी स्थिति नहीं हो पा रही है तो निरंतर चेष्टा और अभ्यास से जब उस स्थिति को हम सहज तरीके से कर पाए तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। तो इसमें यही है कि हमें कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, और ये भी एक तपस्या ही है। एक दिन में अपने अपने लोग पूर्ण स्थिति पे नहीं पहुंच सकते हैं। चौथा अंग है प्राणायाम। हमारी जो सांसें हैं यही हमारा प्राण है, इसको नियंत्रित करना ये प्राणायाम है। आज कोरोना के संकट के समय अगर योग की चर्चा या भारत के द्वारा दी जाने वाली बहुत सारी इम्यूनिटी की चर्चा अगर हम करें, उसमें प्राणायाम का एक बहुत बड़ा रोल है। प्राणायाम का इतना असर है कि हमने ये देखा है, लॉकडाउन के पहले अगर कोई इनहेलर का इस्तेमाल कर रहा था तो 2 महीने सुबह शाम 1-1 घंटे प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद उनका इनहेलर अब छूट गया है। प्राणायाम में इतनी शक्ति है। शेष जो 4 अंग है योग के, वो है प्रत्याहार, धारणा, धारणा यानी कंसंट्रेशन, ध्यान यानी मेडिटेशन, और समाधि। आज हम केवल उन पहले 4 अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इन चारों अंगों के बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। इससे पहले जैसे मैंने बताया, साधनदा का बौद्धिक हुआ था, उसमें साधनदा ने बहुत ही सहज शब्दों में कहा था, हमें समझा दिया था। आज मैं फिर उसको बताना चाहता हूँ कि योग में यम और नियम ये बीज के समान है। आसन और प्राणायाम ये योग वृक्ष के अंकुर हैं। प्रतिहार योग का पुष्प है, और धारणा, ध्यान, समाधि यही योग का फल है। स्वाध्याय, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझना। मैं आप सब से आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रार्थना करूंगा कि आज अपने आप को समझें, अपने अंदर झांकें, और इन 8 अंगों में से हम कहाँ तक योग में पहुंचे हैं उसके बारे में थोड़ा सोचें। और अगले साल जब आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को फिर से मनाएं तो ये चेष्टा करें, ये प्रयास करें कि हम जिस जगह आज थे, हम अगले वर्ष उससे कुछ कदम आगे या कुछ एक स्तर ऊपर हम उस पर उससे पहुंचे। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अब हम आज के अपने दूसरे विषय स्वदेशी पर आते हैं। हम सबको मालूम है कारगिल का युद्ध हुआ, और हर तरह की विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी हमारे वहां पे हमें एक हाइट का डिसएडवांटेज था। कारगिल के युद्ध में हमारे पास आर्म्स, एम्यूनेशंस पहुंचाने का ये सारी समस्या थी, लेकिन फिर भी हमने वहां पे जीत हासिल की। हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को धूल चटाई। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम भारतीयों को जब
स्व का बोध हो जाता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। स्व यानी स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वनिर्भर, इन सभी शब्दों में स्व की पुकार है। अगर स्व की पुकार न हो तो शक्ति और बुद्धि ये किसी काम की नहीं है। हम सब ने अभी लॉकडाउन के समय रामायण देखी, ऐसे सबको मालूम भी है। हनुमान जी मुंह लटकाए बैठे थे, सभी भगवान श्री रामचंद्र बैठे थे, लक्ष्मण जी, जामवन जी, सब चर्चा कर रहे थे कि सीता माँ को एक राक्षस उठा करके लेकर के गया है और इतना बड़ा सागर उसको पार करके शायद वो गया है, तो अब उस तरफ उस सागर को पार करके कौन जाए। जामवन जी ने कहा कि मैं जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। और किसी में उतनी शक्ति थी नहीं। बाद में जामवन जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाओ। हनुमान जी ने बोला कि अरे मैं कैसे जाऊं। उनके अंदर वो शक्ति थी, वो बुद्धि थी, लेकिन उन्हें उस चीज का एहसास नहीं था। जामवन जी ने कुछ नहीं किया, जामवन जी ने केवल हनुमान जी का स्व जगाया। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, उन्होंने एक भीम का शरीर अपना बनाया और सीधे महेंद्र पर्वत पर जाकर के एक छलांग लगा करके वो लंका में पहुंच गए। लंका पहुंचे, अकेले ही वहां अशोक वन को उजाड़ दिया, सीता मैया के दर्शन किए, उनकी हालचाल उन्होंने पता की, उनको समाचार दिया, उनसे जो भी समाचार लेना है वो लिया। उसके बाद वो चले गए अकेले ही रावण के दरबार में। वहां राम जी के बारे में जो भी उनको बोलना था वो सारा बोला, लंका का दहन कर दिया और राक्षसों के बीच में एक भय का उत्पन्न हो गया। अकेले ही इतना सब कुछ करके और वो सुरक्षित वापस आ गए। उनके पास सब कुछ पहले से था, सिर्फ जामवन जी ने उनका स्व जगाया। हिरण्यकश्यप, इंद्र ने यह सोचा था कि हिरण्यकश्यप के मरने के बाद मुझे ही राज्य दिया जाएगा, लेकिन ईश्वर की इच्छा थी और प्रहलाद को राज्य दिया गया। इंद्र कुछ दिन तो चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने उसको मान लिया। बाद में उन्होंने प्रहलाद के वहां एक याचक बन करके वो गए। जब प्रहलाद ने इंद्र को देखा तो वो उनको पहचान गए। उन्होंने बोला, अरे आप यहाँ आए हैं, आपको क्या चाहिए। प्रहलाद भी समझ गए कि शायद वो राज्य मांगने आए हैं, तो उन्होंने बोला, आपको अगर राज्य चाहिए तो मैं तो प्रण से बंधा हूं, मैं तो राज्य आपको दे ही दूंगा। तो इंद्र ने कहा, नहीं, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप केवल अपना स्वत्व दे दीजिए। प्रहलाद ने बोला कि जब मैं प्रण से बंधा हूं मुझे तो देना ही पड़ेगा, और उन्होंने स्वत्व अपना दे दिया। जैसे ही उन्होंने प्रण लिया और अपना स्वत्व दिया, उनके शरीर से एक पुरुष निकल करके चले गए। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका स्वत्व हूं और आपने मुझे इंद्र को भेंट दे दिया है, और मैं आपने मुझे इंद्र को दान दे दिया है, मैं इंद्र के पास जा रहा हूं। और वो चले गए। कुछ ही क्षणों बाद उनके शरीर से एक और पुरुष निकले। तो प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं आपका बल हूं। तो आप क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला, जहां स्वत्व होगा वहीं बल होगा, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और वो वहां से चले गए और इंद्र के शरीर में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो एक और पुरुष निकले। तो प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला, मैं आपका तेज हूं। अब क्योंकि आपके पास स्वत्व और बल नहीं है तो मैं आपके पास नहीं रह सकता।
जहां स्वत्व है, जहां बल है, वहीं तेज रहेगा। तो वो भी इंद्र के पास चले गए। फिर कुछ क्षणों बाद एक माताजी निकली। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन है माताजी? उन्होंने कहा, मैं आपकी श्री हूं, मैं आपका वैभव हूं, मैं आपकी संपत्ति हूं, धन संपदा। जहां पे स्वत्व रहेगा, जहां बल होगा, जहां तेज होगा, मैं भी वहीं रहूंगी, क्योंकि आपने ये सब इंद्र को दे दिया है। मैं अब इंद्र के पास जा रही हूं। और वो भी वहां चली गई। तो हम देख सकते हैं, एक स्वत्व को मांगकर इंद्र ने प्रहलाद का सब कुछ ले लिया। हमारे देश में 18वीं शताब्दी तक हमने अपने स्वत्व को धारण करके रखा था। जैसे ही अंग्रेजों का शासन हमारे यहां सुदृढ़ हुआ, 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम हो गया। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमने अपने स्वत्व को छोड़ा नहीं था। हम किसी के अधीन नहीं रह सकते थे। ये तो थोड़ी रणनीति में भूल चूक हो गई, बोलकर उस संग्राम में हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन अंग्रेज समझ गए थे, अगर भारतीयों को जीतना है, ये पहला तो ये आसान नहीं है, लेकिन अगर जीतना है तो हमें इनका स्वत्व जीतना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद का स्वत्व, उनका स्वत्व लेकर इंद्र ने उनका सब कुछ ले लिया, वैसे ही अंग्रेजों ने रणनीति बनाकर हमसे हमारा स्वत्व छीनने की मुहिम चलाई। हमारे परंपरागत ज्ञान पर चलने वाले जो लोग हैं, उनको विदेशी शिक्षा दी। उन्होंने हमें यह कहकर भ्रमित कर दिया कि तुम तो जंगल में घूमने वाले लोग हो, तुम तो काला जादू करने वाले लोग हो, तुम सांप सपरे वाले लोग हो, तुम गांजा भांग पीने वाले लोग हो, तुम्हें विज्ञान के बारे में क्या मालूम? अरे थोड़ा बहुत अगर तुमने विज्ञान सीखा है तो वो मुगलों से सीखा है, हम अंग्रेजों से सीखा है। और हम भी अंग्रेजों की चकाचौंध के सामने धीरे धीरे अपना स्वत्व भुलाने लग गए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई तकनीक में कोई कमी थी। 18वीं शताब्दी में जो ढाका में जो मलमल का धागा बनता था, वो ऐसा था, इतना महीन धागा था कि वो आज भी अगर किसी कंप्यूटर की मशीन से बनाया जाए तो बड़ी मुश्किल से बनेगा। हम दुनिया के औद्योगिक केंद्र थे, हम पूरे विश्व का अनाज का भंडार थे। उसके बावजूद हमने क्योंकि अपना स्वत्व छोड़ा, अपना स्वत्व को त्यागा, बोल करके हम दाने दाने को मोहताज हो गए। आज हमें समझना होगा कि भक्त प्रहलाद ने अपना स्वत्व खोया और हमने भी अपना स्वत्व त्यागा, तो हमारी क्या दुर्दशा हुई। आज जरूरत है हनुमान जी की तरह हमें भी अपने स्वत्व का बोध करना होगा। हमें एहसास करना होगा कि कारगिल का युद्ध हमने संसाधन नहीं होते हुए भी हमने दुश्मन से जीत हासिल की, और उसके लिए केवल स्वत्व हमारे काम आया। स्वत्व का याद करते ही हमने जैसे पहले चर्चा की, स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वनिर्भर, इन सब का चिंतन हम करते हैं, और इन सब के आधार पे हम अपने देश को आगे लेकर के जाएंगे। स्वदेशी अगर एक चिंतन है तो आत्मनिर्भरता उसी चिंतन का एक प्रयोग है। इस बार लॉकडाउन के समय हमने देश में कई समस्याएं देखी, और एक बड़ी समस्या हमने जो देखी वो थी प्रवासी मजदूर की। हर तरफ प्रवासी मजदूर हमें दुखी दिखे। बंगाल से अपना घर द्वार छोड़कर
वो बिल्कुल दूर कन्याकुमारी, चेन्नई, इन सब इलाकों में मजदूरी करने के लिए गए हैं। कितनी समस्याओं का कितनी समस्याएं उनको झेलनी पड़ी है। ये समस्याएं क्यों, हमें इस पर समझना होगा। ये सारे गांव में रहने वाले लोग थे। गांव में रोजगार नहीं होने के कारण उन्हें इतनी दूर दूर जाकर अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे, बहुत क्या, ज्यादातर लोग ऐसे थे जो अपने परिवार को अपने साथ नहीं ले जा पाए या नहीं ले जा पाते हैं। ये सब छोड़ के उनको अकेले वहां पे एक जीवन जीना पड़ता है। इन सब का कारण सिर्फ एक ही है कि गांव में हमारे पास उतना काम नहीं है। हमें ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी होगी कि हमारा गांव स्वनिर्भर हो, हमारे गांव में इतना काम हो कि जितने भी लोग हमारे गांव के हैं उन सबको हम अपने ही गांव में या अपने ही गांव के आसपास हम उनको काम दे सकें। हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा देश आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब हमारा प्रांत आत्मनिर्भर होगा, जब हमारा जिला आत्मनिर्भर होगा, जब हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा। गांधी जी ने कहा था, भारत का अस्तित्व गांव से है। अगर गांव नहीं तो भारत भी नहीं, अगर गांव नहीं रहता तो भारत भी नहीं रहेगा। उन्होंने भी गांव के आत्मनिर्भरता की बात कही थी। हमने इस विषय पे कई लोगों से चर्चा की और हर स्तर के लोगों से चर्चा की, जो कुछ हम इसका सारांश निकाल पाए बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। हमें एक फोकस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसकी जरूरत है और इसका आधार इन 6 बिंदुओं पे है। पहला, हमारा डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरा, रोजगार आधारित होना चाहिए। तीसरा, सर्वांगीण उन्नति, जो गरीब हैं उनकी उन्नति सबसे पहली होनी चाहिए। चौथा, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमारा ग्रोथ होना चाहिए। पांचवा, नैतिक मूल्यों का रक्षण करना होगा हमें, यानी धार्मिक होना पड़ेगा। छठा, विकेंद्रित व्यवस्था, डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम आते हैं अपने गांव को आत्मनिर्भर अगर बनाना है उसके बारे में कुछ बिंदु हैं। एक गांव तभी आत्मनिर्भर हो सकता है जब उस गांव की सारी रोजमर्रा की जरूरतें हम उसी गांव से पूरी कर सकें, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, घर बनाने का सामान हो, पशुओं का चारा हो, ये इन सब की व्यवस्था हमारे गांव में ही हो। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने आसपास के 10, 15, 20, 25 ऐसे गांव का हम एक समूह बना लें और ये 25 गांव, हम जितने भी गांव चुने, ये 20-25 गांव आपस में कुछ चीजें एक गांव बनाए, कुछ दूसरा बनाए, ऐसे करके ये 20-25 गांव अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो गांव में नहीं बन सकती, जैसे नमक हो सकता है, माचिस हो सकती है छोटी चीजों में, बड़ी चीजों में गाड़ियां हो सकती है, लाइट, बल्ब, पंखे, टीवी, मोबाइल, ये सारी चीजें नहीं बन सकती है, वो हमें बाहर से लानी होगी। इसको और समझने के लिए इसके क्या फायदे हैं या हमें ये क्यों करना चाहिए, ये कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला है, अगर गांव आत्मनिर्भर होगा तभी गांव वालों का पैसा गांव में ही रहेगा। जो भी काम
हम जो भी सामान किसी और से लेंगे, उसका जो मुनाफा है वो गांव में ही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। शुरुआत हम हो सकता है कुछ कम वस्तुओं से करें, धीरे धीरे कुछ वर्षों में ऐसा हो जाएगा कि ये 20-25 गांवों का समूह ये सारा सामान वो खुद ही बना रहे हैं, और उनका जितना पैसा है उन जरूरी सामान के लिए वो सारा उसी गांव में रह रहा है। दूसरा, बिचौलियों की समस्या। अगर गांव के लोग, ज़्यादातर हमने देखा है कि थोड़े सीधे साधे होते हैं, और अगर हम गांव में ही सारा काम अगर करें तो ये बिचौलियों की समस्या से हम बाहर निकल पाएंगे। कई बार ऐसा होता है सामान लेके जाना आना ये संभव नहीं होता है, तो अगर हमारा सामान हमको अपने गांव में या अपने गांव के आसपास ही मिल जाता है तो उससे हमें बहुत लाभ होता है। तीसरा है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी हमारा गांव में है, प्रोसेसिंग भी हम अगर गांव में करते हैं और फिनिश्ड गुड भी हमको अगर गांव में मिलता है, तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है हमारे लिए। गांव का रोजगार, अब जैसे जैसे मजदूर बाहर गए हैं, अगर ये मजदूर हमारे वापस नहीं जाते हैं या हम इनको अगर वापस नहीं भेजना चाहते हैं, तो गांव में जो उत्पादन हो रहे हैं उनमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए हम छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं। यहां पे शहर में रहने वाले कार्यकर्ताओं की भूमिका आ जाती है कि वो उन उद्योगों के लिए गांव वालों की मदद करें। बहुत ही छोटा उदाहरण है, अगर हमारे यहाँ टमाटर है तो हम टमाटर का सॉस बना सकते हैं। आलू अगर उग रहा है तो आलू की चिप्स बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं। ये गांव में ये सारे छोटे छोटे काम होने संभव है, और हम कुछ बड़े काम भी कर सकते हैं। इसके लिए चर्चा की जरूरत है, हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग। आज अगर गांव में ही सामान बनता है और गांव में ही उसकी खपत होती है, तो पैकेजिंग के ऊपर आज बहुत प्लास्टिक यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन के कारण, क्योंकि माल पहले वो कच्चा सामान जो है वो हमारा शहर में आता है या फैक्ट्री में जाता है, वहां बनता है, और फिर वापस वो सारा सामान गांव में जाता है। हम अगर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों पे जितना प्लास्टिक, जितना ईंधन लग रहा है, उसको अगर हम रोक सकें तो कितना बड़ा, ये पर्यावरण की कितनी बड़ी सेवा होगी, ये हमें समझना होगा। छठा है, गांव वाले साधारणतः या आसपास के गांव वाले एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम कोई भी सामान अगर गांव में बना रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं अपने गांव में या अपने आस पड़ोस के गांव में, तो हम क्वालिटी के बारे में बार बार सोचेंगे कि अरे ऐसा कोई सामान हम नहीं बना दें जिससे हमारी बदनामी हो, तो अपने आप हमारी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी रहेगी। माइग्रेंट लेबर की समस्या हमने चर्चा की कि अगर हमारा गांव स्वनिर्भर होता है और हमारे गांव में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ये छोटे छोटे उद्योग लगाने से अगर आती है, तो ये समस्या हमारी खत्म हो सकती है। मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि ये हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में होने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर हम इसको एक लंबे समय के हिसाब से सोचें तो ये समस्या हमारी कम हो सकती है। इसके अलावा अगर गांव का विकास, गांव में अगर पैसा ज्यादा आता है, गांव के लोग अगर गांव के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो कुछ एक ऐसे प्रयोग है जो हम गांव में कर सकते हैं। एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज पानी का जो लेवल है
वो नीचे जा रहा है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी की ऐसी किल्लत हो जाए, इसका कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि कैसे पानी आएगा। तो हमें चाहिए, हमारे पास जो भी संसाधन बचे हुए हैं, दिल्ली वगैरह में तो हम देखते ही हैं कि पानी 600-600 फुट नीचे तक चला गया है। एक दिन बंगाल में, हमारे गांव में भी ये हालत आ सकता है। तो हमें क्या चाहिए कि जितना भी पानी हमारे हम बारिश होती है, वो पूरा पानी हमारा वापस नीचे जमीन के अंदर हमारे वाटर लेवल को बढ़ाने में काम आए। अगर वो सूख करके पानी अगर वापस इवेपोरेट हो जाता है तो वो हमारे हाथ से चला गया। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक प्रोजेक्ट है जो बहुत ही छोटे तरीके से अगर हम गांव में करें तो हमारी कई समस्याओं का समाधान उससे हो सकता है। हमारा कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच होना पड़ेगा। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ या फार्मर्स क्लब, हमें इसके बारे में सोचना होगा। अगर हम 500 किसान या 1000 किसान इनका एक समूह बनाते हैं तो बहुत बहुत लाभ है। अगर हम एक संगठित ढंग से किसान अगर कोई भी काम करते हैं तो उसका बहुत लाभ है। जो भी सामान, हमें अगर एक पंप सेट भी लेना है, अगर हम एक लेते हैं तो वो अगर हमें 20,000 का पड़ता है, लेकिन जब सारे किसान एक साथ बोलेंगे कि हाँ हम पंप एक ही साथ लेंगे जब लेना होगा, तो वो 20,000 का पंप हो सकता है उनको 16,000 में मिल जाए। इसी तरह हर परचेज को वो काफी कम कर सकते हैं। वैसे ही जब माल बिक्री करते हैं तो वो एफपीओ के माध्यम से अगर बिक्री करेंगे तो उनके पास इतना अनाज होगा कि वो सीधे मंडी में अपना सामान बेच पाएंगे। उन्हें छोटे छोटे रूप में बिचौलियों को सामान नहीं बेचना होगा। गांव के बिल्कुल जो जिनके पास आमदनी कम है या जिनकी छोटी जरूरतें हैं या जो कोई और कोई काम करना चाहते हैं, कोई प्रयोग करना चाहते हैं, वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं और किसी काम के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये सारी ए पॉलिटिकल रहें, यहाँ पे कहीं भी पॉलिटिक्स बीच में नहीं आ जाए। उत्तर बंगाल में हमने लॉकडाउन के समय ऐसे 12 समूह बनाए। ये एक प्रयोग हमने किया जिसमें हमारी छोटी छोटी टोलियां बनी हैं और खुशी की बात यह है कि 6 समूह में हमने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन भी चालू कर दिया है, जैसे सरसों का तेल, बड़ी, जैविक खेती। जैविक खेती वो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन वो अब हमारे साथ आना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम संगठित रूप से काम करें तो हमें लाभ ज्यादा होगा। दूध, गोबर, ये भी पहले से ही उपलब्ध था लेकिन खराब जा रहा था गोबर। तो हमने ये चेष्टा की है कि हम एक साथ मिलकर कैसे इस गोबर को हम सही जगह पहुंचा पाए। कंपोस्ट एक और प्रयोग हुआ है जहां पे कुछ महिलाएं एक साथ आकर के उन्होंने गारमेंट्स के बारे में चर्चा की है और कुछ दिनों में वो गारमेंट्स बाजार में भी आने लगेंगे। पेपर प्लेट्स बना रहे हैं वो। मछली पालन, ये एक हमारे गांव में हमारे जो समूह है वहाँ हर समूह में शुरू करने का हमारा ऐसा प्लान है। हल्दी, झाड़ू, ऐसे कुछ है सामान जो हम अभी तक ऐसे आए हैं हमारे पास में जो बनेंगे। हमारा आगे जाकर के ये पूरे उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल के हर ब्लॉक में हम 15, 20, 25, 30 ऐसे गांव के समूह बना बना करके, और जैसा हमने चर्चा किया वैसा
कुछ ना कुछ हम वहां पे आत्मनिर्भरता लेकर के आए, ये हमारा लक्ष्य है। और हमें ये विश्वास रखना होगा, अगर गांव का विकास हो रहा है तभी शहर का विकास होगा, तभी शहर वालों का विकास होगा, क्योंकि डिमांड तो वहीं से आएगी। ये एक चिंतन है आज इस लॉकडाउन के कारण। इसके पीछे हमने बहुत मेहनत करी है और थोड़ा थोड़ा करके जो भी काम हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा है। मैं आप सब से प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में अपने गांव को, अपने गांव के छोटे छोटे समूह बनाएं और चेष्टा करें, आप लीडर बने और चेष्टा करें कि ये समूह हमारे आत्मनिर्भर होंगे, स्वनिर्भर होंगे। हमें किसी भी रोजमर्रा की चीज के लिए हमें शहर नहीं जाना पड़ेगा। शुरू में सुनने में आपको लगेगा कि अरे हम टूथपेस्ट कैसे बना सकते हैं, लेकिन सब कुछ हो सकता है, समय लगेगा। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में हम कुछ कर पाएंगे। हम इसके साथ जुड़े और हम ये प्रण लें कि भारत माँ को फिर से हम परम वैभव तक लेकर के जाएंगे। भारत माता की जय।